Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you the speculation with currency futures. Previous lecture में हमने currency futures के process को देखा, उसकी definition को देखा और discuss किया कि how the MNCs can benefit from currency futures. Currency future market में वो किस तरीके से working कर सकती है और करेंसी फ्यूचर्स को बाय एंड सेल कर सकती है। ठीक है जी, आज हम फोकस करेंगे स्पेकुलेटर्स की जानिब। ओके, वो किस तरह से करेंसीज के अप एंड डाउन जाने की एक्सपेक्टेशन की वजह से कुछ अर्न करने की पोजीशन में होते हैं और इन दी एंड हम जो है वो स्पेकुलेशन की एग्जांपल भी एक करेंगे और एक एग्जांपल इंशाल्लाह जो है वो MNCs के हवाले से दोबारा देखेंगे। अच्छा जी, करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर समटाइम्स परचेज्ड बाय द स्पेकुलेटर्स हु आर सिंपली अटेम्प्टिंग टू कैपिटलाइज ऑन देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ करेंसीज फ्यूचर मूवमेंट। करेंसी की फ्यूचर मूवमेंट यहाँ पे अप एंड डाउन ऑब्वियसली दोनों हो सकते हैं और ज़ाहिर है कि स्पेकुलेटर्स आर नॉट द इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं होते हैं। उनके कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे होते और ना ही उनके पैसे कहीं जाने होते हैं। ठीक है, उन्होंने इस वजह से हम ये नहीं इसमें उस तरीके से नहीं पर्सपेक्टिव को देखेंगे जैसे कि हमने जो है वो MNCs के हवाले से देखा था। MNCs के हवाले से जब हमने देखा था तो हमने अज्यूम किया था कि ये इंपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर है। इंपोर्टर को जो है वो इंपोर्टर को इतने पैसों की पेमेंट करना है इतने अरसे के बाद, लाइक स्टर्लिंग उसको पे करना है, और एक्सपोर्टर जो है उसने इतने स्टर्लिंग जो है वो फॉर एग्जांपल रिसीव करने हैं इतने अरसे के बाद। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे उसे इससे कुछ गर्ज नहीं है स्पेकुलेटर को, वो सिर्फ अर्न करना चाहता है। ठीक है जी, तो सपोज दैट स्पेकुलेटर्स एक्सपेक्ट द ब्रिटिश पाउंड टू अप्रिशिएट इन द फ्यूचर, दे कैन परचेज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट विल लॉक इन द प्राइस एट विच दे बाय पाउंड्स एट ए स्पेसिफाइड सेटलमेंट डेट। तो जब उनको ये उम्मीद है कि फ़र्ज़ करें कि ब्रिटिश पाउंड जो है फ्यूचर में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। जी, तो बात हो रही थी कि अगर स्पेकुलेटर्स एक्सपेक्ट द ब्रिटिश पाउंड टू अप्रिशिएट इन द फ्यूचर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दे कैन परचेज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट विल लॉक इन द प्राइस एट विच दे बाय पाउंड्स एट ए स्पेसिफाइड सेटलमेंट डेट। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लेंगे और उसके ज़रिए प्राइस को लॉक कर देंगे जिसके ऊपर वो एक फ्यूचर की डेट, फॉर एग्जांपल आज 4 अप्रैल है तो जून की 17 तारीख को वो पाउंड्स को जितने रेट पे ख़रीदेंगे उस रेट को वो लॉक कर देंगे। अच्छा जी, तो ऑन दैट डे द स्पेकुलेटर्स कैन परचेज देयर पाउंड्स एट द रेट स्पेसिफाइड बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वो उस ख़ास तारीख को यानी कि जून 17 को कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिए गए रेट के मुताबिक पाउंड्स को ख़रीद लेंगे और उसके बाद ओपन मार्केट में सेल दीज पाउंड्स एट ए स्पॉट रेट, और ओपन मार्केट में जो है वो स्पॉट रेट पे उसको फ़रोख्त कर देंगे पाउंड्स को। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक लोअर रेट पे पाउंड्स को ख़रीद लिया और हायर रेट पे, बेनिफिशियल रेट पे जो कि उनके फ़ायदे में जा रहा है, स्पॉट रेट जो है उस पर फ़रोख्त कर दिया और इन दोनों के डिफरेंस से उनको फ़ायदा हासिल हो गया। ठीक है जी, तो ये एक पहली एग्जांपल हो गई। इस एग्जांपल को और एक और एग्जांपल को हम एक डायग्राम के जरिए भी देख लेंगे। नेक्स्ट, इफ द स्पॉट रेट हैज़ अप्रिशिएटेड बाय दिस टाइम इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सपेक्टेशन देन दिस स्ट्रेटजी विल बी प्रॉफिटेबल। यही जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो उस वक्त तक जैसे कि उनको उम्मीद थी कि पाउंड जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो पाउंड के स्ट्रॉन्ग हो जाने की वजह से उनको प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब ये है कि ये हम इसको ये नहीं डिस्कस कर रहे कि इकोनॉमी के एतबार से जो है वो US को फ़ायदा हुआ या नहीं, ये इसमें बात नहीं हो रही। इसमें सिर्फ स्पेकुलेटर के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कि उसको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं इस एग्ज़ाम्पल की तरफ। इस एग्ज़ाम्पल को भी देखते हैं। ये हमने स्ट्रॉन्गर साइड पे जो एक करेंसी है यानी कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर है, यानी आपको पता ही है कि स्टर्लिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जो है इसका रेट 1.36 डॉलर्स पर पाउंड जो है वो रिसेंट डेज में इसका रेट चल रहा था। तो हम एग्जांपल की खातिर जो है इसको 1.40 राउंड ऑफ ले लेंगे, ठीक है, और
जो है वो स्ट्रॉन्ग होने के हवाले से 1.5 ले लेंगे। इस एग्जांपल को देखते हैं। और दूसरी एग्जांपल जो है हम एक वीकर करेंसी जो कि ऑलरेडी वीकर पोजीशन पे है, यानी कि मैक्सिकन पेसोस को भी की एग्जांपल को भी देखते हैं। इन दोनों एग्जांपल्स को हम एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जो है वो आपको आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। लेट्स सी। सो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेकुलेशन विद करेंसी फ्यूचर्स। अज्यूम करें कि आज जो है अप्रैल की 4 तारीख है, ठीक है जी। तो इसमें हम 2 एग्जांपल्स ले रहे हैं। एक जो है वो हम स्ट्रॉन्ग करेंसी की एग्जांपल ले रहे हैं जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी, स्टर्लिंग की। तो स्पेकुलेटर क्या करेगा? स्पेकुलेटर जो है वो स्टर्लिंग का इंतखाब करता है और उसको उम्मीद है कि इट इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर्स। तो इस उम्मीद में वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट टू बाय स्टर्लिंग एट अ फ्यूचर सेटलमेंट डेट। यही बात जो है करेंसी फ्यूचर कहलाती है, ठीक है, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो मुस्तकबिल में जो है 62,500 पाउंड्स परचेज करेगा, फॉर एग्जांपल जून 17 को। 62,500 पाउंड्स क्यों? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बने बनाए सेट्स हैं। इसके अंदर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 62,500 यूनिट्स होते हैं स्टर्लिंग के। तो इसमें जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये फ्यूचर सेटलमेंट डेट के ऊपर स्टर्लिंग परचेज करेगा। अभी वो कुछ परचेज नहीं कर रहा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो और वो जो रेट है वो जो 17 जून को जो परचेज करेगा, ठीक है जी, आज से कुछ अरसे के बाद, वो रेट एक फिक्स्ड है, वो रेट लॉक करवा लिया उसने, वो पक्का करवा लिया कि 1.40 पर ही हम बाय करेंगे जी। यही सारी जो है वो एसेंस है करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। अच्छा, अब उसको उम्मीद है, ही एक्सपेक्ट्स दैट स्टर्लिंग विल अप्रिशिएट, और उसकी उम्मीद के एन मुताबिक स्टर्लिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया और 1.40 से 1.50 पे पहुंच गया, 1.50 डॉलर्स पर 1 स्टर्लिंग। तो उसने क्या किया जी? वायदे के मुताबिक जून 17 को उसने 1.40 जो कि लॉक करवाया हुआ था रेट, उस रेट पे स्टर्लिंग परचेज कर लिए, ठीक है, और उसको 87,500 डॉलर्स अदा करने पड़े। और उसी दिन या 1-2 दिन के बाद, जब जैसे भी उसने ओपन मार्केट में या कहीं पे भी उसने इन 62,000 पाउंड्स को फरोख्त कर दिया। और ज़ाहिर है कि ओपन मार्केट में उसकी उम्मीद के मुताबिक स्टर्लिंग का रेट बढ़ चुका था, ठीक है जी। स्टर्लिंग जो है वो मज़ीद अप्रिशिएट हो चुका था, मजबूत हो चुका था, और डॉलर जो है वो कमज़ोर हो गया था, मज़ीद 1.50 पे पहुंच गया था। सो अब हमने 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.50, तो उसको ये तकरीबन समझ लें कि अप्रैल में और जून की 17 तकरीबन 2-2.5 माह के दौरानिए के दौरान उसको कितना फ़ायदा हो गया? बैठे बिठाए 6,250 डॉलर्स का हो गया। तो जून 17 को उसने जो फरोख्त कर दिए और उसको रकम हासिल हुई 93,750। डिफरेंस किया दोनों का, और गेन जो है स्पेकुलेशन से हमें 6,250 डॉलर्स हो गया। सो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेकुलेशन। इसमें स्पेकुलेटर ने जो है कोई मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उसका काम नहीं है, कोई उसकी जो है चीज़ें, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उसकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बाइंग सेलिंग के ज़रिए, स्पेकुलेशन के ज़रिए जो है वो ये काम कर लेता है। इस बारे में पहले भी बात बता चुका हूँ कि ये एक एक्सचेंज है जिसके अंदर ये सारा काम होता है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा कि वो एक्सचेंज कैसे काम करती है। तो अब जी दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं, जो कि बेसिकली एक वीकर करेंसी है, वीक फॉरेन करेंसी है, पेसोस, मैक्सिकन पेसोस। अब इसमें एक स्पेकुलेटर है, वो एक्सपेक्ट फर्ज किया करता है कि ये डिक्लाइन हो जाएगी, ये डिप्रिशिएट हो जाएगी, पेसोस जो है वो डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। आज अप्रैल 4 है और आज की तारीख में वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं पेसोस को सेल करूँगा। पिछले एग्जाम्पल में उसने कहा था कि मैं बाय करूँगा, अब वो क्या कह रहा है? मैं सेल करूँगा, ठीक है जी, सेल करूँगा। और उसकी वजह यह है कि वो करेंसी तो वीक हो चुकी होगी, ठीक है जी। तो पहले वो जो है वो उसको सस्ता ख़रीद लेगा और महंगा बेच देगा, तो इसी में उसका प्रॉफिट है। इसमें मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारा सबसे पहला लेक्चर था इस हवाले से, फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस के हवाले से, उसमें एक रूल मैंने आपको बताया था कि बैंक हमेशा जो है फ़ायदे में रहता है, ऑलवेज बैंक ऑलवेज विंस।
तो वो उसके विन करने की क्या स्ट्रेटजी होती है? बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। तो इन दोनों में, ये दोनों नीचे आप इसकी बॉटम लाइंस पे देखें तो इसमें दोनों सिनेरियोज में बाय लो और सेल हाई, बाय लो एंड सेल हाई, यही स्ट्रेटजी चल रही है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, फिर उसने जो है इस उम्मीद पे एक जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट था वो परचेज कर लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 500,000 पेसोस इसके यूनिट्स होते हैं। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं एक फ्यूचर सेटलमेंट डेट पे यानी कि 17 जून को 5 लाख पेसोस जो है वो मैं फ़रोख्त करूँगा। ठीक है जी। और वो रेट उसने लॉक करवा लिया, सेट करवा लिया, और रेट है $0.09 = 1 पेसो। उसकी उम्मीद के मुताबिक जो है वो पेसोस मज़ीद जो है वो कमज़ोर हो गया, डिक्लाइन हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, और वो रेट जो निकला वो $0.08 पेसोस जो है वो बन गया। यानी $0.08 जो हैं वो 1 पेसो को ख़रीद सकते हैं। अब जून 17 जो है वो सेटलमेंट डेट आ गई। इस पे उसने जो है वादे के मुताबिक जो है वो सेल करने हैं पेसोस। तो उन को सेल करने के लिए ज़ाहिर है कि उसके पास होने तो चाहिए ना। वो किस चीज़ को सेल करेगा? उसके पास पेसोस होंगे तो वो सेल करेगा ना। तो उसने ओपन मार्केट से जाके 0.08 जो कि लोअर रेट था, सस्ता रेट था, उस हिसाब से उसने 5 लाख पेसोस परचेज कर लिए $40,000 में। और फिर आगे जनाब जी मैंने आपसे वादा किया था तो टू सेल पेसोस। ठीक है जी। ये स्टेप नंबर 2 में जैसे कि मैंने कहा, तो उसने जाके जनाब 0.09 जो कि लॉक करवाया हुआ था रेट, उसके मुताबिक 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 500,000 $45,000 में उसने सेल कर दिए पेसोस। और इस तरीके से बाय लो एंड सेल हाई के हवाले से उसने $5,000 का गेन भी अर्न कर लिया। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी थी, जिसमें एक स्ट्रॉन्गर करेंसी है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, और दूसरी वीकर करेंसी है एज़ कम्पेयर टू डॉलर्स। और इन दोनों सिनेरियोज में स्पेकुलेटर्स ने गेन हासिल किया, सिर्फ और सिर्फ जो है करेंसीज की को एक्सपेक्टेशन को, फोरकास्टिंग को जज करते हुए, ठीक है, अंदाज़ा लगाते हुए, करेक्ट डिसीजंस लेते हुए, एक में अप्रिसिएशन हुई, एक में डिप्रिसिएशन हुई, और गेन उसको हासिल हो गया।